हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है द टाइम मशीन। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सन 1899 से। तो हमारी कहानी के मेन किरदार का नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर होते हैं और उनका सब्जेक्ट होता है इन्वेंशन। हालांकि उनके पास करियर के काफ़ी बेहतर ऑप्शंस थे, पर उन्हें रिसर्च और इन्वेंशन से काफ़ी प्यार होता है और इसीलिए उन्होंने ये प्रोफेशन चुना होता है। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर की एक मंगेतर भी होती है और वो एमा से बहुत प्यार करते हैं। पर एक शाम जब वो दोनों पार्क में घूमने के लिए निकलते हैं, तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और उन दोनों से उनकी जेबें खाली करने के लिए कहता है और डॉक्टर अलेक्जेंडर उसको सारा सामान दे देते हैं। तभी वो चोर एमा के हाथ में एक रिंग देखता है जो डॉक्टर अलेक्जेंडर ने उसको प्रपोज करने के टाइम पे दी होती है, और वो एमा से कहता है कि तुम ये मुझे रिंग भी दो। पर एमा उसको वो रिंग देने से मना कर देती है। इसी छीना झपटी में उस चोर से गलती से गोली चल जाती है और एमा की मौत हो जाती है। और इससे डॉक्टर अलेक्जेंडर पूरी तरह से टूट जाते हैं और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर डिसाइड करते हैं कि वो एक टाइम मशीन बनाएंगे और उसके द्वारा पास्ट को चेंज करके एमा की लाइफ बचाएंगे, जिसके बाद वो एमा के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकें। और वो इसी रिसर्च में दिन रात एक कर देते हैं। अब वो पूरी तरह से रिसर्च में जुट जाते हैं। वो ठीक से खाना नहीं खाते और बाकी कोई काम नहीं करते, सिर्फ वो पूरे दिन रिसर्च ही करते रहते हैं। और अब तो लगभग उन्होंने अपने कमरे से भी निकलना बंद ही कर दिया था। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर का एक दोस्त होता है जिसका नाम डेविड होता है, और वो रेगुलरली उनके घर पे आता है और उनको समझाता है कि अब तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा। एमा मर चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और अपना पूरा टाइम, पूरा ध्यान अपनी रिसर्च पे देते हैं। और अब इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। अब तक डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी मशीन भी लगभग तैयार कर ही चुके हैं। अब आज के दिन उनका दोस्त फिर से उनके घर आता है और उन्हें समझाता है कि तुम 4 साल से एक बार भी अपने घर से बाहर नहीं निकले हो, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम्हें इस सब से बाहर आना ही होगा। और डॉक्टर अलेक्जेंडर इस सब के बाद डेविड को घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। दोस्तों, अब ये सन होता है 1903, और जैसे ही डेविड बाहर जाता है, डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी 4 साल की कड़ी मेहनत यानी टाइम मशीन को देखते हैं और उसमें बैठकर पास्ट में चले जाते हैं। और वो बिल्कुल उसी शाम में पहुंच जाते हैं जिस शाम एमा की मौत हुई थी, यानी मर्डर हुआ था। पास्ट में जाकर डॉक्टर अलेक्जेंडर सीधा एमा के पास जाते हैं और उसको पार्क की जगह कहीं और ले जाते हैं। पर वहाँ भी एमा का एक घोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसकी फिर से मौत हो जाती है। पर इसके बाद भी डॉक्टर अलेक्जेंडर कई बार कोशिश करते हैं, पर हर बार एमा की मौत हो जाती है और वो ये समझ जाते हैं चाहे कुछ भी करूं, मैं पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं पास्ट को चेंज क्यों नहीं कर सकता। फिर उनके दिमाग में एक बात आती है कि जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, शायद भविष्य के मानवों के पास मुझे उस बात का जवाब मिल जाए। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर में जाएंगे और इस सवाल का जवाब लेकर फिर से पास्ट में जाएंगे और एमा को बचा लेंगे। और इसके बाद वो अपनी मशीन में बैठते हैं और फ्यूचर में ट्रैवल करने लगते हैं। और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर 2030 में आ चुके हैं और वो वहाँ से सीधा न्यूयॉर्क के एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब वो जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो उनको एक कंप्यूटराइज्ड होलोग्राफिक इमेज दिखती है जिसका नाम होता है वॉक्स 114। तभी वो उससे पूछना स्टार्ट करते हैं कि तुम टाइम मशीन के बारे में क्या जानते हो। तभी वॉक्स 114 उनसे बोलता है कि टाइम ट्रैवल जैसा कुछ नहीं होता और ना ही ऐसा कुछ आविष्कार अभी तक पृथ्वी पे हुआ है। और ये सब सुनने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि जिस जवाब की तलाश में वो यहाँ पर आए थे उनको वो जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाता। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें और भी आगे जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि शायद भविष्य के मानवों ने टाइम मशीन का आविष्कार कर लिया हो और वो टाइम ट्रैवल के बारे में सारे जवाब मुझे दे पाएँ। और अब वो फिर से अपनी मशीन में बैठते हैं और आगे पहुंच जाते हैं।
अब वो पहुंचते हैं सन 2037 में, यानी 7 साल आगे। अब इस वक्त साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली होती है और इंसान चांद पर भी मानव बस्ती बसाने में कामयाब हो चुका होता है। पर चांद के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की वजह से चांद में दरार आ चुकी है और वो धीरे धीरे टूटने लगा है और वो ऐसा लगता है कि किसी भी पल आकर पृथ्वी से टकरा सकता है। और चांद के बर्बाद होने की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर भी बर्बाद होने लगा है, यानी ख़त्म होने लगा है। पृथ्वी पर भूकंप आने लगते हैं, वहाँ पर तेज़ तूफान आने लगते हैं और अब वो धीरे धीरे इंसानों के लिए बदतर होता जा रहा है। अब डॉक्टर एलेक्जेंडर अपनी मशीन से उतरकर ये सब देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 2 सोल्जर आ जाते हैं और वो डॉक्टर एलेक्जेंडर को रेस्क्यू करने के लिए वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर डॉक्टर एलेक्जेंडर किसी तरह उनसे बचकर अपनी मशीन में जाकर बैठ जाते हैं। और इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि धरती फटने लगती है। पर जैसे ही डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी मशीन में बैठकर मशीन को स्टार्ट करते हैं तो धरती फटने की वजह से मशीन हिलने लगती है। इसी वजह से डॉक्टर अलेक्जेंडर को सर में चोट भी लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। पर अब तक मशीन स्टार्ट हो चुकी है और मशीन फ्यूचर में चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब दिखाते हैं कि मशीन धीरे धीरे फ्यूचर में चलती जा रही है, पर डॉक्टर अलेक्जेंडर अभी भी बेहोश हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि चांद के बर्बाद होने से जो पृथ्वी धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी, अब वो फिर से ठीक होने लगती है। अब इसी बीच डॉक्टर अलेक्जेंडर को होश आ जाता है और वो अपनी टाइम मशीन को रोक देते हैं। और अब ये सन होता है 8,02,701 और अब तक पृथ्वी पर बर्बादी के बाद फिर से हरियाली आ चुकी होती है, जैसे कि पृथ्वी ने बर्बादी के बाद नया जन्म लिया हो। और लगभग अब तक सभी इंसान ख़त्म भी हो चुके हैं। बस कुछ चंद ही इंसान होते हैं जो अपने आप को इस बर्बादी से बचा पाते हैं और अब वो अपना जीवन आदिवासियों की तरह बिता रहे होते हैं। और अब डॉक्टर अलेक्जेंडर अपनी मशीन को रोक तो देते हैं, पर ज़्यादा गहरा घाव होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाते हैं। और अब जब उन्हें होश आता है तो वो एक घर में होते हैं और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी होती है। उनके सारे कपड़े उनके पास ही रखे होते हैं, वो उनको पहन लेते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो डॉक्टर अलेक्जेंडर को जगा हुआ देखकर वहाँ से बाहर चला जाता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि इंसानों ने क्या शानदार बस्ती बताई होती है। दोस्तों, वैसे तो टेक्नोलॉजी नाम का यहाँ पर एक अंश भी नहीं होता, पर देखने में दृश्य काफ़ी सुंदर लगता है। और बाहर जाकर डॉक्टर अलेक्जेंडर भी इस बहुत ही खूबसूरत बस्ती को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बस्तियाँ एकदम सीधे पहाड़ों पर बनाई गई होती हैं और ये काफ़ी सुंदर भी होती हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अलोय कहा जाता है और 8 लाख साल पहले इसी जगह पर न्यूयॉर्क का यानी मैनहट्टन हुआ करता था। अब इतने में ही वहाँ के रहने वाले लोग डॉक्टर अलेक्जेंडर को देखने के लिए आ जाते हैं और अलेक्जेंडर को ऐसे बाहर देखकर वो बस्ती वाले अलेक्जेंडर के चारों तरफ जमा हो जाते हैं। पर दोस्तों, अब 8 लाख साल बीत चुके हैं और इंग्लिश मतलब डॉक्टर अलेक्जेंडर की लैंग्वेज भी बिल्कुल विलुप्त ही होने की कगार पर होती है और यहाँ के किसी भी लोग को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। बस एक लड़की होती है जिसको ये लैंग्वेज आती है और वो जब देखती है कि अलेक्जेंडर उनकी भाषा नहीं जानता तो वो अलेक्जेंडर से इंग्लिश में बात करती है। और ये वही लड़की होती है जो अलेक्जेंडर को बेहोश देखकर उसकी मशीन में से निकालकर अपने घर पर लाई होती है। और वो अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी अलेक्जेंडर उसको अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं पास से आया हूँ, यानी भूतकाल से आया हूँ। दोस्तों, इस लड़की का नाम मारा होता है और जब अलेक्जेंडर उसको बताता है कि वो भूतकाल से आया है तो वो हंसने लगती है। पर क्योंकि मारा खुद अलेक्जेंडर को उस मशीन में से निकाल कर लाई होती है तो उसे विश्वास होने लगता है, पर वो अपने लोगों को ये बात नहीं बताती। वो अपने लोगों से डॉक्टर अलेक्जेंडर के बारे में झूठ बोल देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसके लोगों को इस बात का पता लगा तो डॉक्टर अलेक्जेंडर को अपने लिए खतरा मारकर उसको मार देंगे। अब दोस्तों, इस सब के बाद कबीले वाले अपने अपने घर में चले जाते हैं और इस तरह मारा डॉक्टर अलेक्जेंडर की जान बचा लेती है। और इसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर को पता चलता है कि वो जो लड़का छोटा सा था जो अलेक्जेंडर को देखकर भागने लगा था, वो मारा का भाई होता है। अब दोस्तों, अलेक्जेंडर अगले दिन ऊपर की तरफ सो रहा होता है और मारा और उसका भाई नीचे वाले कमरे में सो रहे होते हैं। तभी डॉक्टर अलेक्जेंडर को एक अजीब सा सपना आता है कि जंगल में कोई उसे पुकार रहा है और तभी उसके सामने एक सफ़ेद चेहरे वाले इंसान की इमेज आती है। इसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर को एक गुफा दिखती है
जिसका एक बड़े बड़े नुकीले दांतों वाला दरवाज़ा होता है। अब इसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर उड़ जाता है और वो ये देखता है कि मारा का भाई भी डरकर उड़ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि मारा के भाई और उसने सेम ही सपना देखा होता है। अब जब वो सब उड़ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अलेक्जेंडर की घड़ी वहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद मारा उसे बताती है कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक जैसा ही सपना देखते हैं। उसके बाद वो सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन उठकर मारा उसको एक जगह ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर अलेक्जेंडर को न्यूयॉर्क शहर के अवशेष मिलते हैं जो कि अब तक काफ़ी गहराई में दब चुके हैं। तभी मारा डॉक्टर अलेक्जेंडर से पूछती है कि आखिर तुम भूतकाल से भविष्यकाल में किस लिए आए हो। पर अलेक्जेंडर उसकी बात का जवाब नहीं देता। पर फिर भी मारा समझ जाती है और उससे कहती है कि शायद तुमने किसी को खोया है। तभी अलेक्जेंडर बोलता है, हाँ, तभी मैंने टाइम मशीन बनाई थी ताकि मैं भूतकाल में जाकर सब कुछ ठीक कर सकूं। लेकिन मैं नहीं कर पाया और इसलिए मैं भविष्य में आया हूं ताकि मैं ये जान सकूं कि मैं भूतकाल में जाकर आने वाले टाइम को कैसे चेंज कर सकता हूं। इसके बाद मारा डॉक्टर अलेक्जेंडर को उसकी टाइम मशीन के पास ले जाती है और अब अलेक्जेंडर ये डिसाइड करता है कि वो अपने टाइम में यानी वक्त में वापस चला जाएगा। तभी मारा उससे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाओ। अभी मारा अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट कर ही रही होती है तभी वहाँ पे ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एक खतरे का संकेत होते हैं। अभी ये आवाज़ सुनकर मारा अपनी बस्ती की तरफ भागती है। तभी अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और जब अलेक्जेंडर वापस बस्ती में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक सफ़ेद रंग का अजीब सा प्राणी होता है। दोस्तों, दरअसल यहाँ पर इन लोगों को मोरलोक्स कहा जाता है। ये लोग धरती के नीचे रहते हैं और क्योंकि धरती के नीचे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता इसलिए अब ये लोग मैन ईटर बन चुके हैं। यानी जब भी इन लोगों को भूख लगती है तो ज़मीन से निकल कर ऊपर की तरफ आते हैं और इंसानों को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं और नीचे ले जाकर उनको मारकर खा जाते हैं। और मारा यहाँ पर भागकर अपने भाई को बचाने के लिए आई होती है। ये देखकर अलेक्जेंडर भी मारा के भाई को बचाने लगता है। पर इसी भगदड़ में एक मोरलोक अलेक्जेंडर के पीछे लग जाता है। तभी अलेक्जेंडर वहाँ से भागता है पर वो मोरलोक उसका पीछा करने लगता है। तभी अलेक्जेंडर एक ऊंचे से टावर पर चढ़ जाता है और वो मोरलोक भी उसके पीछे पीछे उसी टावर पर चढ़ने लगता है। इसी बीच वो दोनों टावर से गिर जाते हैं और अलेक्जेंडर उस वॉरलॉक के ऊपर जाकर गिरता है। अब अलेक्जेंडर उस मोरलॉक के हाथ में होता है पर तभी एक सायरन बजता है। उसके बाद वो मोरलॉक वहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये सायरन उन्हीं मोरलॉक लोगों ने बजाया होता है क्योंकि इस सायरन के बाद वो सब नीचे जाते हैं। तभी अलेक्जेंडर देखता है कि वो मोरलोक जहाँ से बाहर निकले होते हैं वहीं पर ज़मीन में नीचे धंसने स्टार्ट हो जाते हैं और वो मारा को भी अपने साथ ले जाते हैं। तभी अलेक्जेंडर वहाँ के लोगों से कहता है कि हमको मारा को बचाना होगा। पर तभी वो कबीले वाले उससे कहते हैं कि हम मारा को नहीं बचा सकते क्योंकि मोरलोक हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और हम उन मोरलोक का सामना कभी नहीं कर सकते और अब मारा को बचाना नामुमकिन है। और अब अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर मारा को बचाऊंगा और वो मारा के भाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये लोग कौन हैं और कहाँ से आते हैं। इसके बाद मारा का भाई अलेक्जेंडर को एक जगह ले जाता है और ये वही जगह होती है जहाँ पर 2030 की लाइब्रेरी होती है जहाँ पर अलेक्जेंडर भी टाइम ट्रेवल कर सन 2030 में गया था, जिसके अंदर जाने के बाद अलेक्जेंडर को वही कंप्यूटराइज होलोग्राफिक लाइब्रेरियन दिखता है जो उसे 8 लाख साल पहले यानी सन 2030 में मिला होता है और यह अभी भी ठीक से फंक्शन कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम सोलर सिस्टम से कनेक्टेड होता है, इसलिए ये सिस्टम ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है और आज भी ये ढंग से काम कर पा रहा है। अब अलेक्जेंडर उससे सवाल करना स्टार्ट करता है कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं जो ज़मीन के नीचे से आते हैं और ज़मीन के ऊपर वालों को उठाकर ले जाते हैं। तभी वो लाइब्रेरियन अलेक्जेंडर को बताता है कि जब चांद ख़त्म हुआ था उसके बाद कुछ लोग ज़मीन के नीचे चले गए थे और कुछ लोग ज़मीन के ऊपर ही रह गए थे और आज उन्हीं लोगों को अलॉय कहा जाता है। और जो लोग नीचे चले गए थे वो हज़ारों साल तक नीचे ही रहे।
जिस वजह से वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और इतने समय तक ज़मीन के नीचे रहने की वजह से वो लोग मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह बदल चुके थे। और आज उन्हीं लोगों को मोरलॉक्स कहा जाता है। और वो उसे बताता है कि दरअसल ये पास्ट के इंसान ही हैं जो आज के टाइम में मोरलॉक्स बन चुके हैं, और ज़मीन में खाने की कमी होने की वजह से वो लोग ज़मीन से ऊपर आकर एलोइस को अपना शिकार बनाते हैं। तभी वो लाइब्रेरियन अलेक्जेंडर को मोरलॉक्स तक पहुंचने का रास्ता बताता है। और जब अलेक्जेंडर उसी रास्ते पर जाता है तो वो आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर वही नुकीले दांतों वाली गुफा होती है जो उसने एक दिन पहले अपने सपने में देखी होती है। और अब वो मारा के भाई से कहता है कि तुम यहाँ से वापस जाओ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहन को वापस जरूर लेकर आऊँगा। अब मारा के भाई को भेजकर अलेक्जेंडर गुफा के अंदर आता है और वो देखता है कि गुफा के अंदर लोगों के हड्डियाँ और कंकाल वगैरह पड़ा होता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी सुरंग भी हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और वो ये भी देखता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं जो एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करती हैं और बाहर की हवा को ज़मीन के अंदर लेकर आती हैं। और वो तभी ये देखता है कि सभी मोरलॉक्स मिलकर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी वो सोचता है कि इन मोरलॉक्स के अंदर अभी भी दिमाग है और ये भी अभी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हैं। ये अलग बात है कि उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी बेसिक होती है। अब इतने में ही अलेक्जेंडर एक पानी से भरे बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और उस आवाज़ से एक मोरलोक को पता चल जाता है और वो अलेक्जेंडर को पकड़ लेता है। और वो मोरलोक अलेक्जेंडर को एक जगह ले जाकर छोड़ देता है। अब अलेक्जेंडर वहाँ पर मारा को देखता है जो एक पिंजरे के अंदर कैद होती है। और वहीं पर हमें ये दिखाते हैं कि जितने भी मोरलॉक्स होते हैं उन सभी का बॉस बैठा होता है और वो लगभग इंसानों की तरह ही दिखता है, पर उसका पूरा फेस पूरी तरह वाइट हो चुका होता है। और वो ये देखता है कि मारा भी काफ़ी शांत बैठी होती है और वो एक टुक उस मोरलॉक्स के बॉस को देख रही होती है। अब दोस्तों इसका रीज़न ये होता है कि वो जो मोरलॉक्स का बॉस होता है उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ होती हैं और इसने मारा को अपने वश में किया हुआ होता है और इसके अंदर दूसरे लोगों के दिमाग को रीड करने की भी पावर होती है। और वो अलेक्जेंडर को ये भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी मोरलॉक्स हैं उन सभी को मैं अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके बाद वो अलेक्जेंडर से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके रहे हो और अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। और एक बात और याद रखो कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पास्ट में जाकर फ्यूचर को नहीं बदल सकते। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लोगे और फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी टाइम मशीन तभी बनाई जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी। और अगर तुम उसे पास्ट में जाकर बचा लेते हो तो तुम कभी अपनी टाइम मशीन बनाओगे ही नहीं। और जब तुम्हारी टाइम मशीन बनी नहीं तो तुम पास्ट में पहुंचोगे कैसे। तभी वो उसे ये समझाता है कि तुम पास्ट में तो जा सकते हो, पर ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे फ्यूचर चेंज हो सके। और इसी चीज़ को साइंस की दुनिया में पैराडॉक्स कहते हैं, यानी विरोधाभास कहते हैं। और इसके बाद वो अलेक्जेंडर से बोलता है कि शायद अब तुम्हारा जवाब मिल चुका है, तो अब तुम अपने वक्त में वापस चले जाओ। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर की टाइम मशीन भी उसी के पास होती है। उसकी टाइम मशीन लिफ्ट से नीचे आता है और अब वो बोलता है कि तुम अपनी टाइम मशीन से अपने वक्त में वापस जा सकते हो। अलेक्जेंडर अपनी मशीन में बैठ जाता है। तभी हमें ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर की वो घड़ी जो एक दिन पहले वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जहाँ पर वो सो रहा होता है, वो भी इसी आदमी के पास होती है। वो उस घड़ी वापस देने के लिए आता है, पर तब तक अलेक्जेंडर की टाइम मशीन स्टार्ट हो चुकी होती है। और इसके बाद अलेक्जेंडर उस आदमी को अपनी टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी भी मोरलॉक्स की तरह इंसानों से काफ़ी ताकतवर होता है। और वो आदमी तभी अलेक्जेंडर को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और वो उसको अपने चाकू से मारने वाला होता है। तभी अलेक्जेंडर अपनी मशीन का एक मीटर तोड़ देता है, जिसमें से स्टीम निकलता है और वो उस आदमी के मुंह पर जाकर लगता है। इतने में ही अलेक्जेंडर उसको धक्का देकर मशीन से बाहर लटका देता है। अब वो अपने दोनों हाथों से अलेक्जेंडर का गला पकड़ लेता है, पर उसकी बाकी की पूरी बॉडी मशीन से बाहर होती है। इतने में ही अलेक्जेंडर टाइम मशीन को ऑन कर देता है और वो फ्यूचर में जाने लगती है।
अब जैसे ही मशीन आगे फ्यूचर की तरफ जाने लगती है तो उस इंसान के हाथ मशीन के अंदर होने की वजह से वह पूरी तरह से फंस जाता है और टाइम के बढ़ने की वजह से उसकी बॉडी भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। उसकी बॉडी धीरे धीरे कंकाल बनती है और फिर राख बनकर नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके जो हाथ मशीन के अंदर होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। अब जब उसकी टाइम मशीन रुकती है तो वो सन 63,54,27,810 में पहुंच जाता है। वो ये देखता है कि अब तक धरती पूरी तरह से बंजर हो चुकी है और उसे चारों तरफ मोरलोक्स की गुफाएं दिखाई देती हैं और वो ये समझ जाता है कि मोरलोक्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है और एलोय लोगों का विनाश कर दिया है। अब एलेक्जेंडर इतना तो समझ जाता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड एना को नहीं बचा सकता, पर वो सोचता है कि मैं कम से कम मारा को तो बचा ही सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी टाइम मशीन में बैठता है और उसे स्टार्ट करता है और फिर उसी वक्त में वापस आ जाता है जिस वक्त में उन लोगों ने मारा को बंदी बना रखा होता है। वापस आने के बाद सबसे पहले वो मारा को छुड़ाता है, फिर वो अपनी टाइम मशीन को स्टार्ट करता है और उसे फ्यूचर में जाने के लिए सेट कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी घड़ी की चेन उसके गियर में फंसा देता है ताकि टाइम मशीन वक्त में आगे पीछे कहीं ना जा सके, पर उससे जो ब्लास्ट हो उससे सारे के सारे मोरलॉक्स मारे जाएं। अब वो दोनों भागने लगते हैं और उनके पीछे बहुत सारे मोरलॉक्स होते हैं। अब इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों दीवार के ऊपर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके पीछे बाकी के मोरलॉक्स भी ऊपर चढ़ रहे होते हैं। तभी उसकी मशीन में एक ज़ोरदार धमाका होता है और क्योंकि ये सारी गुफाएं, सारी सुरंगें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, तो उस ब्लास्ट से एक एनर्जी की लेयर निकलती है। उस एनर्जी के आगे जितने भी मोरलॉक्स आते हैं सब के सब राख बन जाते हैं। और जैसे ही वो एनर्जी की लेयर अलेक्जेंडर और मारा तक पहुंचने वाली होती है वो दोनों उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और बच जाते हैं और अंदर सारे मोरलॉक्स राख बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर ने फ्यूचर में जाकर ये देख लिया था कि मोरलॉक्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया है। इसका मतलब उन्होंने एलोय लोगों को मार दिया है। लेकिन वो यहाँ पर वापस आकर सारे मोरलॉक्स को मार देता है और फ्यूचर को चेंज कर देता है। अब इसके बाद हमें मूवी में ये दिखाया जाता है कि अब अलेक्जेंडर की टाइम मशीन नहीं है, हालांकि वो उसे बना तो सकता है, पर अब वो ये डिसाइड करता है कि वो मारा के साथ इसी जगह पर रहेगा, इसी युग में रहेगा। और जो लाइब्रेरी में रखी हुई होलोग्राफिक्स इमेज होती है, यानी जो लाइब्रेरियन होता है वो उसको उस युग के बच्चों को पढ़ाने का काम देता है, यानी वो उस लाइब्रेरियन को उन बच्चों का टीचर बना देता है। और अब यहाँ पर अलेक्जेंडर मारा के साथ पूरी तरह से खुश है और वो इस दुनिया को भी पूरी तरह से अपना चुका है। और अब वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर के वक्त में यानी 1903 में उसकी लैब में उसका दोस्त डेविड आता है और यहाँ से अलेक्जेंडर को गायब हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ होता है। तभी डेविड अलेक्जेंडर की मेट से बोलता है कि मैं अलेक्जेंडर के लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली उसको वो जगह मिल गई जहाँ पर वो खुशी से रह सकता है। और इसके बाद वो अलेक्जेंडर के घर से बाहर जाता है और अपनी हैट उठाकर अलेक्जेंडर को ट्रिब्यूट देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर इस मूवी में कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, जैसे कि जब अलेक्जेंडर वॉरलॉक्स के बॉस को मारकर फ्यूचर में जाता है और फिर जब वो मारा को बचाने के लिए वापस आता है तो वहाँ पर उन मोरलॉक्स के बॉस को जिंदा होना चाहिए था, क्योंकि उसकी मौत फ्यूचर में जाने की वजह से हुई थी, तो अपने पास्ट में उसे जिंदा होना चाहिए था। और पॉइंट नंबर 2, जब अलेक्जेंडर फ्यूचर में जाकर मोरलॉक्स को देखता है कि वो पूरी धरती पर कब्जा कर चुके हैं और वापस आकर सभी मोरलॉक्स को मारकर एलोय लोगों का फ्यूचर चेंज कर देता है, तो यहाँ पर भी वो पास्ट के साथ छेड़खानी करता है। और जैसा कि मोरलॉक्स के बॉस ने बताया था कि वो पास्ट के साथ कभी भी छेड़खानी कर कर फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपने पास्ट को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को चेंज किया, क्योंकि अलेक्जेंडर का प्रेजेंट तो 1903 था और जब वो फ्यूचर में आया तो उसने फ्यूचर को चेंज किया ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सके। पर जो सेकंड पॉइंट होता है जिसमें वो आगे जाकर पास्ट में वापस आता है और मारा को बचाकर उन सभी मोरलॉक्स को मार देता है और फ्यूचर को चेंज कर देता है, वहाँ पर उन मोरलॉक्स के बॉस को जिंदा होना चाहिए था क्योंकि वो इस टाइमलाइन में जिंदा था, पर इस पॉइंट्स को मूवी पर कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है।
तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारी आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।